हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है, ये है एनसीईआरटी ज्योग्राफी यानी भूगोल क्लास 8 में लेसन 3। आज का टॉपिक है कृषि। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दे, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है लेसन 3 में कृषि है। इससे संबंधित क्या क्या जानकारियाँ दिया गया है उसके विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले बात किया गया है वो है एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एगर या एग्री से हुआ है, जिसका अर्थ मृदा और कल्चर, जिसका अर्थ कृषि करने से हुई है। ठीक है, आगे चले तो बात किया गया है दोस्तों कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फलों, फसलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। इसके अलावा जो बात किया गया है दोस्तों आपका वो है कि विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित हैं और भारत की 2/3 यानी जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है, यानी 66.66% लोग, ठीक है, अब तक जो है कृषि से जुड़े हुए हैं। आगे बात किया गया है कि अनुकूल स्थलाकृति मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है उसे कृषिगत भूमि कहलाती है। ठीक है, आगे कुछ शब्द दिए हैं जिनका मतलब भी बताया गया है। जैसे कि एग्रीकल्चर की बात करें तो दोस्तों ये कृषि से संबंधित होता है, जैसे कि मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुधन का विज्ञान एवं कला है, इसे खेती भी कहते हैं। ठीक है, अब अगला शब्द है आपके सामने वो है सेरीकल्चर। तो इसका जो संबंध होता है दोस्तों वो है रेशम उत्पादन से होता है, जैसे कि रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, यह कृषि की आय में पूरक हो सकता है। ऐसे ही अगला शब्द है आपके सामने वो है पिसीकल्चर, जो मत्स्य पालन से संबंधित है और विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन करना होता है। ठीक है, अगला शब्द है आपके सामने दोस्तों वो है विटीकल्चर या दक्षा कृषि कहते हैं इसे। ये जो है अंगूर की खेती से संबंधित होता है। अगला शब्द है आपके सामने दोस्तों वो है हार्टिकल्चर, जो कि उद्यान कृषि से संबंधित होता है। इसमें बात करें हम आपसे तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ठीक है, आगे आपका बात किया गया है दोस्तों वो है कृषि तंत्र। कृषि तंत्र की हम बात करें दोस्तों तो कृषि या खेती को तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। ठीक है, और इसमें आगे बात किया गया है दोस्तों कि जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ सक्रियाएं हैं और मानवीय निवेश में मशीनरी, बीज, रसायन, फसल आता है। ठीक है, आगे बात किया गया है आपका वो है कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार को 2 भागों में बांटकर बताया गया है कि पहला निर्वाह कृषि और दूसरा है आपका वाणिज्यिक कृषि। तो सबसे पहले जो बात किया गया है वो है आपका निर्वाह कृषि के विषय में। तो दोस्तों इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है और निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों निर्वाह कृषि की हम बात करें तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला गहन निर्वाह कृषि और दूसरा है आदिम निर्वाह कृषि। ठीक है, चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात किया गया है कि गहन निर्वाह कृषि क्या होता है। तो आइए इसके विषय में जानते हैं। तो किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है और अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाई जा सकती है। जैसे कि बात किया गया है कि चावल मुख्य फसल होती है और अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। ठीक है, अब आगे चले और हम बात करें दोस्तों कि गहन निर्वाह कृषि दक्षिण या दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में
प्रचलित है। ठीक है, अब दूसरा था जो वो है आदिम निर्वाह कृषि। इसके विषय में क्या दिया है, तो दोस्तों आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरीय कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। अब आगे बात किया गया दोस्तों वो है आपका आदिम निर्वाह कृषि, जिसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्थानांतरित कृषि और दूसरा होता है चलवासी पशुचारण कृषि। ठीक है, अब आइए इनके विषय में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात किया गया है स्थानांतरीय कृषि क्या होता है और इसका क्या उपयोग है, आइए इसको जानते हैं। तो दोस्तों स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। और स्थानांतरीय कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और दक्षिणी पूर्वी एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। और ये भारी वर्षा और वनस्पति की तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, आगे चले तो बात किया गया दोस्तों कि वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसे फसलों को उगाया जाता है। आगे बात किया गया है कि भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। आगे एक नोट है आपके सामने दोस्तों कि स्थानांतरित कृषि को विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि मोसले कागो और मध्य अफ्रीका में जाना जाता है, कोनोको जो है वेनेजुएला में जाना जाता है, झूमिंग जो है उत्तरी पूर्वी भारत में जाना जाता है, मिल्पा जो है मैक्सिको में जाना जाता है, रोका जो है ब्राज़ील में जाना जाता है, लद्दाख जो है मलेशिया में जाना जाता है। तो ये थे कुछ स्थानांतरीय कृषि के नाम जो विश्व में अलग अलग नामों से जाना जाता है। आगे बात करेंगे हम आपसे वो है चलवासी पशुचारण। चलिए ये इसके विषय में देखते हैं क्या क्या जानकारियाँ दिया गया है। तो दोस्तों चलवासी पशुचारण सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। इसमें आगे बात किया गया है कि इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बदलाव और भूभागों की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है और पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। इसके अलावा जो बात वो है आपका कि ये पशुचारकों और उनके परिवार के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। आगे टॉपिक है आपका वो है वाणिज्यिक कृषि। इसके विषय में आइए देखते हैं क्या बात किया गया है। तो दोस्तों वाणिज्यिक कृषि में फसलें, वाणिज्यिक कृषि फसल उत्पादन और पशुपालन बाजारों में विक्रय हेतु किया जाता है। और दोस्तों अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपड़ कृषि शामिल है। आगे बात किया गया है दोस्तों आपका वो है वाणिज्यिक अनाज कृषि। इसके विषय में चर्चा किया गया है। तो दोस्तों वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है, और जैसे कि गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसल है। और बात किया गया है कि उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र है। और आगे चलें और हम आपसे बात करें दोस्तों, तो ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं और अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। आगे बात किया गया है वो है आपका मिश्रित कृषि के बारे में। तो दोस्तों मिश्रित कृषि से में भूमि का उपयोग भोजन और व चारे की फसल उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। और मिश्रित कृषि जो है यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिणी अफ्रीका में प्रचलित है। ठीक है, आगे जो टॉपिक है दोस्तों आपका वो है रोपड़ कृषि के बारे में बात किया गया है। चलिए ये इसको जानते हैं। तो दोस्तों रोपड़ कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है, जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है और इस प्रकार कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है।
आगे चले और बात किया गया है दोस्तों कि रोपड़ कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व में उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। जैसे कि उदाहरण पे दिया गया है, मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय आदि है। ठीक है, आगे बात किया गया है आपका वो है मुख्य फसलों के बारे में। तो दोस्तों बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसल उगाई जाती है, जैसा कि गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं, और जूट और कपास रेशादार फसलें हैं, और चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। ठीक है, इनके बारे में जो है डिटेल से जानकारी दिया गया है, एक एक के बारे में अच्छे से हम लोग समझेंगे आगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात किया गया है चावल के बारे में। जो चावल यह विश्व की मुख्य फसलें हैं, खाद्य फसलें हैं, और उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है, और यह फसल चिका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती हैं। इसके अलावा बात किया गया है दोस्तों कि चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र आदि देश आते हैं। आगे बात करें कि अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 या 3 फसलें चावल की उगाई जाती हैं। दोस्तों आगे बात किया गया है आपका वो है गेहूं के बारे में। तो गेहूं के वर्धन काल के माध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन बोले तो फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है, और गेहूं का विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होती है। आगे बात किया गया है कि गेहूं जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत के विस्तृत रूप में उगाया जाता है। भारत में शीत ऋतु में उगाए जाने वाला फसल है आपका गेहूं। ठीक है, आगे बात किया गया है आपका वो है मिलेट। मिलेट का मतलब होता है मोटा अनाज। आइए इनसे संबंधित क्या क्या जानकारियाँ दिया गया है उसके विषय में जानते हैं। तो दोस्तों मोटे अनाज के रूप में जाने जाता है, और कम उपजाऊ तथा बालुई मृदा में उगाई जाने वाली फसल जो है मिलेट है। ठीक है, ऐसी फसल है जिसमें कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे कि क्या क्या फसल है, तो दोस्तों ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, भारत में उगाए जाते हैं। और इसके अलावा हम बात करें तो नाइजीरिया, चीन और नाइजर अनेक उत्पादक देश हैं। ठीक है, मोटे अनाज के। अब आगे बात किया गया है आपका मक्का से संबंधित। तो इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित जलवायु उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है, और यह मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। इसमें और आगे बात किया गया है कि मक्का को कर्ण के नाम से भी जाना जाता है, और विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला टॉपिक है आपका वो है कपास। कपास के विषय में आइए देखते हैं क्या जानकारी दिया गया है कि कपास के वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 या 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है, और कपास काली और जलोढ़ मृदा के में सर्वोत्तम उगाई जाती हैं। और जो देश हैं जैसे कि चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। आगे इसमें बात किया गया है कि कपास सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। आगे बात किया गया दोस्तों आपका अगला टॉपिक है पटसन के बारे में। तो पटसन को सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है, और यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है, और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो बात किया गया है दोस्तों कि पटसन की फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है, और भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक देश हैं। यानी भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। ठीक है, आगे टॉपिक है आपका वो है कॉफ़ी के बारे में चर्चा किया गया है कि कॉफ़ी के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है, और कॉफ़ी के फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती हैं। जैसे कि ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है, और इसके पश्चात कोलंबिया और भारत हैं।
दोस्तों अगला टॉपिक है आपका चाय। चाय के विषय में क्या बात किया गया है। तो दोस्तों चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है और चाय कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। आगे बात किया गया है कि चाय के लिए सुअपवाहित दोमट मृदा की और मंद ढाल की आवश्यकता होती है और चाय की पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे आपका टॉपिक है दोस्तों, वो बात किया गया है कृषि का विकास। तो कृषि विकास का संबंध जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाला प्रयास से है। दोस्तों इसमें आगे बात करें कि बोए गए क्षेत्र के विस्तार करके बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके उर्वरक को और उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग द्वारा जो है किया गया है। आगे बात किया गया है कि कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है और कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। आगे जो बात किया गया है दोस्तों कि अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहां छोटी जोतों पर सामान्य जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं और बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, आगे जो बात किया गया आपका दोस्तों कि भारत का एक फार्म और दूसरा जो बात किया गया है इस बुक में वो है संयुक्त राज्य अमेरिका का फार्म के बारे में। तो चलिए ये देखते हैं कि भारत के फार्म के अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका के फार्म के अंदर क्या क्या सुविधाएं जो हैं कृषि के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो भारत में एक छोटा किसान होता है जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म होता है और उनका आवास जो है मुख्यतः गांव में होता है और वह अधिक उपज देने के लिए बीजों को बाजार से वर्षों के एकत्र कर खरीदता है और भूमि उर्वर है और वह वर्षा से कम 2 फसलें सामान्यतः गेहूँ या चावल और दालें उगाता है। इसके अलावा जो हम बात करें दोस्तों तो किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेते हैं और कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। आगे जो बात किया गया दोस्तों कि अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल ना होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। तो ये भारत के फार्म जो जिनमें कृषि करने के विषय में बताया गया है। अब हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसे कृषि की जाती है। ठीक है, वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं। तो बात करें कि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है और संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है और किसान ये सामान्यतः अपने फार्म में ही रहता है। और फसल की बात करें तो मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर यहाँ की उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। इसके अलावा हम आपसे बात करें दोस्तों तो वो है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य में एक किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर की भूमि है वह अपने खेतों में मक्का तब उगाता है। समय समय पर वह मृदा के नमूने को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजते हैं कि उनसे पर्याप्त पोषक है या नहीं। ठीक है, इसके विषय में जानने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो बात किया गया है दोस्तों वो है कि वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, समतलक और संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग कृषि संबंधी विविध प्रक्रियाओं में करते हैं। इसके अलावा जो बात किया गया है आपका दोस्तों वो है कि अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, ना कि एक खेतिहर किसान की तरह। ठीक है, और इस तरह आपका अध्याय 3 यानी लेसन जो था 3 इसमें टॉपिक था कृषि वो समाप्त होता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर
ऑल का बटन प्रेस कर दें ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली मिल सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।